ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक चंडीगढ़ में चल रही है। इसमें भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं और भारत ने वर्ष 2026 की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत किस तरह की थीम रखी है और वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से कारगर है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको ब्रिक्स देशों के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जो ब्रिक्स शब्द है वो किसने गढ़ा था? एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है जिम ओ नील। इनके द्वारा वर्ष 2001 में एक शब्द गढ़ा गया, एक्रोनिम गढ़ा गया, ब्रिक, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर साइडलाइन में एक बैठक हुई इन ब्रिक देशों की और यहीं से माना जाता है कि इनकी एक औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन ब्रिक देशों का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो वर्ष 2009 में रूस के येकेटेरिनबर्ग में हुआ। पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक देशों का कहां पर हुआ? येकेटेरिनबर्ग, रशिया में हुआ। और आप यहां से कह सकते हैं कि प्रथम शिखर सम्मेलन से एक ज्यादा सुदृढ़ता के साथ इसकी शुरुआत हो गई। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल कर लिया गया और तब से वर्ष 2010 से ब्रिक हो गया ब्रिक्स। समय समय पर इस संगठन का लगातार विस्तार होता चला गया और अपने विस्तार की प्रक्रिया में इसने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष रूप से लगातार प्रभावशाली होता चला गया। वर्तमान में ब्रिक्स देशों में 11 सदस्य देश हैं। वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग जो समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में, वहां पर 6 देशों को शामिल करने का एक तरह से निर्णय लिया गया और आमंत्रण पत्र भेजे गए। किन किन देशों को भेजे गए? साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना को भेजा गया, अफ्रीका से इजिप्ट और इथोपिया को भेजा गया। इसके अलावा पश्चिम एशिया से ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब को ये निमंत्रण पत्र भेजे गए। अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को इसमें 4 देश शामिल हो गए। 1 जनवरी 2024 को 4 देश शामिल हुए, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और इथोपिया। सऊदी अरब ने न तो शामिल होने के लिए हाँ की और न ही ना की, और इसकी बैठकों में भी वो लंबे समय तक नदारद रहा, बैठकों में शामिल नहीं हुआ। लेकिन हाल की बैठकों में सऊदी अरब ने ब्रिक्स की बैठकों में शामिल होने की शुरुआत की है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो गया है। इसके अलावा जनवरी 2025 में एक और देश इसमें शामिल हो गया और उस देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया जनवरी 2025 में शामिल हुआ और इस प्रकार से ब्रिक्स देशों में जो सदस्य संख्या है वो बढ़कर के 11 हो गई। इसके महत्व को आप इस तथ्य से भी पकड़ सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं कि वर्तमान में ब्रिक्स देशों की जो जनसंख्या है वो लगभग दुनिया की जनसंख्या के लगभग 50% के बराबर है और जो वैश्विक जीडीपी है उसका लगभग 40% जो है वो ब्रिक्स देशों का ही है। इस प्रकार से ब्रिक्स देश वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक दिशा देने के अंतर्गत अपना एक खास एक तरह से मजबूती से स्थापित है ब्रिक्स देश, क्योंकि इनका जो जीडीपी है, इनकी जो जनसंख्या है वो वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अब यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि जो चंडीगढ़ में बैठक चल रही है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। एक तो उसके महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि वर्ष 2026 का जो ब्रिक्स का अध्यक्ष है वो स्वयं भारत है और भारत ने वर्ष 2026 की थीम क्या रखी है? इसकी थीम बहुत अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है। इस थीम का आप देखिए कि इसमें इसकी थीम है रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सततता या टिकाऊपन। अब स्वास्थ्य के संदर्भ में इस थीम को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में आप रेजिलियंस को समझेंगे तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपको एक ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ढांचा क्रिएट करना है जो कि ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाता हो। अगर ब्रिक्स देशों में या दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई महामारी आती है, कोई संक्रामक महामारी फैलती है, तो यहाँ का स्वास्थ्य ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वो उस महामारी से चरमराए ना। साथ ही इस महामारी से निपटने के लिए आपके पास नए तरीके भी होने चाहिए। भविष्य में किस तरह की बीमारियां दस्तक दे सकती हैं,
बीमारियों की पहचान बहुत त्वरित गति से हो। इसके लिए आप आधुनिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार आपको इनोवेशन करते रहना है, तभी आप अपने स्वास्थ्य ढांचे को आने वाले समय में अगर किसी तरह की नई बीमारी उभरती है तो उससे निपटने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो इनोवेटिव होना चाहिए आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेवाएं, और साथ ही कॉपरेशन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कोविड-19 महामारी के अंतर्गत अगर हम समय से दुनिया में सही इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का संचार कर देते तो हो सकता है कि और ज्यादा बेहतर तरीके से कोविड-19 महामारी से हम निपटते। इसलिए देशों के बीच सहयोग बहुत होना जरूरी है। अगर किसी तरह की संक्रामक महामारी फैलती है तो क्रेडिबल सूचनाओं का प्रचार प्रसार होना, दूसरे देशों को अच्छी विश्वसनीय सूचना देना, सही सूचना देना और अलग अलग देशों में सहयोग एस्टेब्लिश होना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत कोऑपरेशन इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। सस्टेनेबिलिटी का सीधा सा मतलब यह है कि आपका आर्थिक मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अगर पर्यावरण को नकारात्मक, एक तरह से पर्यावरण पर नकारात्मक असर होगा, उसको नुकसान होगा, तो उससे और ज्यादा स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति से स्वास्थ्य सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति बेहतर नहीं होगी, पर्यावरण बेहतर नहीं होगा, तो स्वास्थ्य समस्याएं होना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए आर्थिक मॉडल ऐसे होने चाहिए जो कि टिकाऊपन हो, जिसमें सस्टेनेबिलिटी हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हो, ताकि हम स्वास्थ्य समस्याओं से, नई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से न जूझे। तो पर्यावरण को हेल्दी रखना भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रखने का एक तरीका है, या आप कह सकते हैं स्वस्थ रहने का एक तरीका है। इस दृष्टिकोण से थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। अब 22 से 24 जुलाई तक जो चंडीगढ़ में बैठक चल रही है ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्रियों की, उसमें भारत की प्राथमिकता क्या है? उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि ब्रिक्स देशों का एक इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, क्या करना है आपको? अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट करना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मान लीजिए भविष्य में कोई संक्रामक रोग है और उसकी ये ताकत है, वो बहुत नहीं फैला है, लेकिन उसकी ताकत है कि वो बहुत बड़े स्तर पर फैल सकता है। तो आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर मजबूत होगा, आपका सिस्टम ऐसा होगा कि उस संक्रामक रोग की तेजी से पहचान हो, उसके बारे में क्रेडिबल सूचना का सतत प्रवाह हो, बिना किसी अवरोध के प्रवाह हो, तो अलग अलग देश पहले से ही उसके प्रति सतर्क हो जाएंगे। इसलिए सभी देशों में एक इंटीग्रेटेड, एक प्रकार का जुड़ा हुआ अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, तो आने वाले समय में हम संक्रामक रोगों से बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है। दूसरा भारत का दृष्टिकोण यह है कि हमें एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम क्रिएट करना है। डिजिटल हेल्थ सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे डिजिटल हेल्थ सिस्टम का मतलब यह है, मान लीजिए कोई दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है और वो किसी तरह से आय की व्यवस्था करके या पैसे की व्यवस्था करके शहरी क्षेत्र में अपने इलाज के लिए आ जाता है। उसने अपना इलाज करा लिया और जो बुनियादी इलाज है वो करवा करके वो फिर दूरस्थ क्षेत्र में चला गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसको दोबारा यहाँ पर आने की आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बना दिया कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप इसको परामर्श प्रदान कर सकते हैं, यहीं का डॉक्टर, यहीं की नर्स, साथ ही आपने एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर दिया कि आप जो डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर फीड है, यहाँ पर कंप्यूटर में रखा हुआ है, और यहाँ किसी डॉक्टर भी इससे संपर्क एस्टेब्लिश कर सकता हो उस डिजिटल रिकॉर्ड से, तो यहाँ के डॉक्टर से भी ये परामर्श ले सकता है अपने स्वास्थ्य के बारे में। इसलिए आपको एक डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना है जो व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों तक, दूरस्थ व्यक्तियों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर दे। डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम का ये मतलब है। तीसरा क्या है कि भारत मेंटल हेल्थ पर विशेष बल देना चाहता है। आजकल के जीवन शैली में मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्या बहुत तेजी से उभर रही है, और मेंटल हेल्थ को सुलझाने के लिए, मेंटल हेल्थ को टैकल करने के लिए भारत स्वस्थ जीवन शैली पर विशेष रूप से बल देना चाहता है। स्वस्थ जीवन शैली, और जब स्वस्थ जीवन शैली की बात हम करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल आ जाती हैं? जैसे योग इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है, व्यायाम इसके अंतर्गत, एक्सरसाइज इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है, संतुलित आहार इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है, और संतुलित आहार के साथ साथ पर्याप्त नींद जैसी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो स्वस्थ जीवन शैली को भारत बढ़ावा देना चाहता है, ये भी भारत की प्राथमिकता है। और एक भारत की प्राथमिकता यह है कि जो ग्लोबल
साउथ की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो विकसित देशों से अलग है, तो उनको भी इस मंच के माध्यम से उभारा जाए और उनका समाधान किस प्रकार से करना है इस पर भी विशेष फोकस किया जाए। जैसे ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आप जानते हैं कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के वे देश आ जाते हैं जो विकासशील हैं और विकासशील होने के साथ साथ जिनकी आय कम है। तो इन देशों की समस्याएं क्या है कि यहाँ पर संक्रामक रोग बहुत ज्यादा है। संक्रामक रोगों में जैसे आप देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस बहुत भयानक स्थिति में है, भारत में भी विशेष रूप से डेंगू, चिकनगुनिया संक्रामक रोगों में, और मलेरिया, इसके अलावा HIV एड्स। तो इस तरह की समस्याओं पर, स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेष रूप से फोकस करना है। दूसरा, ग्लोबल साउथ की एक समस्या क्या है? ग्लोबल साउथ की एक समस्या यह है कि एक तो अस्पताल कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा, अस्पताल कम है, और अस्पताल होने के बाद डॉक्टर भी कम है। अगर कहीं अस्पताल है भी तो डॉक्टर कम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, एक समस्या ये है। तीसरा ये है कि यहाँ पर सस्ती दवाइयों की जरूरत है, और सस्ती दवाइयों और वैक्सीनेशन की जरूरत है, और सस्ती दवाइयां और वैक्सीनेशन की पूर्ति भारत का जो जेनरिक पूरा इंडस्ट्री है वो इसकी पूर्ति कर सकता है, तो ये भी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा आप विकासशील देशों को देखेंगे तो वहां पर जो महिला, या आप कह सकते हैं कि जो मातृत्व मृत्यु दर है वो भी ज्यादा है, जो शिशु मृत्यु दर है वो भी ज्यादा है। और इसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? जब आप वैक्सीनेशन, समय पर वैक्सीनेशन और पोषण पर विशेष रूप से ध्यान दें, न्यूट्रिशन पर विशेष रूप से ध्यान दें, तब आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इनसे संबंधित जागरूकता भी बढ़ाने की आपको बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता है। साथ ही स्वच्छता की समस्या है ग्लोबल साउथ, और स्वच्छता न होने के कारण, सैनिटेशन की कमी के कारण बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इस पर भी विशेष रूप से फोकस करना है। तो ये सारी चीजें भारत की प्राथमिकता पे है। तो भारत की प्राथमिकताएं भी आपने जान ली, ये जो स्वास्थ्य मंत्रियों की ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में चल रही है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप RAS की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं इकट्ठी, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच, RAS फाउंडेशन बैच दृष्टि संस्थान का विशेष रूप से उपयोगी होगा। क्यों उपयोगी होगा? क्योंकि ये ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में आपकी प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी करवाता है। ऑफलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो दृष्टि संस्थान की जयपुर शाखा में उपलब्ध है, और ऑनलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो आपको जयपुर क्लासरूम से ही लाइव प्राप्त होंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। 3 वर्षों तक एक क्लास को ऑनलाइन मोड में जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, यानी असीमित व्यू टाइम है। इसके अलावा 1 वर्ष तक आपको RAS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क प्राप्त होगी। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना बेहद आसान हो जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर आपको कॉल करना है। अब आज का प्रश्न, वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।